अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं है। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करे बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पर नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसी 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबाउट सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स की तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये आदत सी बन गई है कि डिसमिस कर देते हैं रादर देन एंगेजिंग एंड एड्रेसिंग दिस इशू। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है, पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अभी तक मैंने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये लेकर आई हूं पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है कि कैसे 95 सीट्स प्रभावित करती है इलेक्शन आउटकम्स को। तो अगर इस तरीके का मिसमैच है, हमने फॉर्म 17C पार्ट 1 बनाया है, 17C पार्ट 2 बनाया है जिसमें पोल कितने हुए हैं, काउंट कितने हुए हैं वो दिखाता है। अगर उसी में मिसमैच है, टैली नहीं हो रहा है, तो आई एम वेरी क्लियर कि सबके मन में शंका होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पे चर्चा हो, ईवीएम पे हर तरीके से चर्चा हो, पर इलेक्शन कमीशन आकर उस पर एंगेज करे। एंड आई एम रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउट सस्पेशन, क्योंकि ये हमारे देश के प्रजातंत्र को लेकर आउटकम होते हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, एल.के. अडवाणी जी के अंतर्गत एक किताब लिखी गई थी ईवीएम पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट किया है, पर सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर इस पर अगर व्यापक चर्चा होती, पोली ड्राफ्टेड पीआईएल था क्या था मुझे नहीं पता है, अगर एक व्यापक चर्चा होगी इसके लूपहोल्स भी जनता के सामने आएंगे। भाज गाय जी के साथ मैं मेरी जंग से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे कुछ लाइंस उसमें दिए थे और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कर्मा में उन्होंने इतना अच्छा मुझे गाना दिया। ताल में एक छोटी सी अंश है मेरा लास्ट सॉन्ग जो मैंने गाया है, पर सुभाष जी के लिए गाकर एज अ डायरेक्टर वो इतना गाना सीक्वेंस इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ऑलवेज सिंगिंग फॉर हिम इट्स अ प्लेजर। और लक्ष्मीकांत प्यारलाल, आनंद बख्शी जी, सॉरी AR, पहले तो कर्मा से लक्ष्मीकांत प्यारलाल, आनंद बख्शी जी से शुरू हुआ, फिर जब ताल में मैं गाई और फिर परदेश में भी मैंने गाया, उसमें अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। और AR रहमान को बहुत दाद दूंगी कि उन्होंने जो हमारा जो फोक म्यूजिक है उसको इतना मॉडर्न तरीके से इस फिल्म में प्रेजेंट किया है, क्योंकि सब्जेक्ट फोक म्यूजिक का था, पर आज भी ये गाने बहुत रेलेवेंट हैं और आज भी लोग ये गाने सुनना पसंद करते हैं। तो वो एक म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा गुण होता है कि उनके गाने 25-30 साल, अगर 50 साल तक अगर गाने जिंदा हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल आई गॉट टू सिंग इश्क बिना, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू सुभाष जी, क्योंकि उनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी अच्छे फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिला। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर इन IFFI, and thanks to the Information and Broadcasting Ministry for having sponsored my coming here.
थैंक यू सो मच। थैंक या आप ही इतने इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जो रोल्स हैं वो चूज करते हैं? बोथ वेज ये कॉन्शियस डिसीजन है, और आई थिंक जहां जैसे आप कंसिस्टेंटली अगर आप काम करें इस डायरेक्शन में, तो ऑडियंस को भी समझ आता है और फिल्म मेकर्स को भी और राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को भी लगता है कि इनकी ट्रैजेक्टरी, शायद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद यही सोच है कि इस तरह की है कि कॉमेडी भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्रिलर भी कर सकते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं, एक थर्सडे जैसी फिल्म भी हो सकती है। तो सो आई थिंक इट फॉर मी माई बेस्ट स्पोक्स पर्सन इज माई वर्क। एंड जब प्रोड्यूसर्स भरोसा दिलाते हैं, जो फिल्में काम करती हैं, अच्छा करती हैं, इवन अ फिल्म लाइक ओ माई गॉड 2, जो एक बिल्कुल ही एक बहुत रेलेवेंट पर एक अलग टॉपिक पर थी, पर इट वर्कड और मेरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं ग्रे था। तो किसी ने पूछा, भाई आर यू श्योर आप ये करना चाहते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स, किस बात का डर। ऑडियंस है, ऑडियंस अच्छी फिल्म को हमेशा सराहती है, हमेशा अगर कनेक्ट करेगी, अच्छी फिल्म बनेगी, आई गिव इन माई बेस्ट। और एंड जस्ट रिस्क लेना जरूरी है, वो चांस लेना जरूरी है, अपने आप पे भरोसा होना जरूरी है। तो जब वो पे करता है तो फिर उसका रिवॉर्ड और उसका रिजल्ट 24 पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में लाभार्थियों का आयाम बड़ा कर दिया और देश का प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो 70 बरस की उम्र से बड़े हैं, उनको भी इस स्कीम में लाया गया है। और इससे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी सोशल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। भारत का प्रत्येक बुजुर्ग 70 बरस से बड़ी आयु का लाभार्थी बनता है आयुष्मान भारत में। देश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इसलिए आयुष्मान भारत से दिल्ली वासी वंचित है। वो योजना यहां पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती, इसीलिए दिल्ली में 7 सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस केस की सुनवाई थी। यहां पर दोनों माननीय जजेस ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराती हुई स्थिति में है, तो ये केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। सुनवाई अब कल होगी। सर, कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली के जो हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आपस में बात नहीं करते हैं। अस्पतालों की हालत जो है बहुत खस्ता है, बेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनें काम नहीं कर रही। सर जी बिल्कुल, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि इतनी ज्यादा बुरी हालत है कि ना तो मंत्री यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किसी बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि अगर किसी व्यक्ति का स्कल फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पर सीटी स्कैन करने की मशीनें भी नहीं हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत ही चरमराती हुई हेल्थ व्यवस्था है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसे में जजेस ने बार बार ये सवाल पूछा कि दिल्ली सरकार केंद्र की ये लाभार्थी योजना, आयुष्मान भारत योजना को यहाँ पर लागू करने पे क्यों कतरा रही है और केंद्र से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है। आयुष्मान भारत में रेशो है 60-40, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और केवल 40% पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा, यानी काफी ज्यादा मदद यहां पर होगी। अगर आप माननीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी की स्टेटमेंट भी देखें तो वो कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना अगर यहां पर लागू हो जाती है दिल्ली में तो 47 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार सालाना देगी। लेकिन माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली वासियों की बलि चढ़ा रही। बिल्कुल लोगों के पैसों का नुकसान है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि हाउस चलाने का ओनस सरकार के ऊपर होता है और जो विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है या कोई जवाब चाह रहा है तो उसका जवाब देना उनका फर्ज बनता है। हर बारी सेशन से पहले आप पिछले सैकड़ों सेशंस आप निकाल लें, 2 दिन पहले कोई अखबार में मुद्दा आता है, उस मुद्दे को लेके विपक्ष जब यहाँ पे जवाब मांगता है तो सत्ताधारी उसका जवाब नहीं देती है, जिस करके शोर शराबा होता है और कई दिन ऐसे ही वॉश आउट हो जाते हैं।
सो ये पता नहीं ये हर बारी ऐसे क्यों ये होने देते, जब आपको जवाब देना चाहिए तो फिर आप पहले दिन अलाउ करिए ताकि अगले दिन से हाउस चले, पर क्यों ये ऐसे किया जाता है। अब मणिपुर का भी जब इशू आया था तब भी ऐसा हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, पूरा वॉश आउट हो, उसके बाद जाके जवाब दिया। चाहे पेगासस हो, चाहे हिंडनबर्ग हो, अब अडवाणी हो, मणिपुर हो, हर बार ऐसे क्यों होता है। सो हाउस को चलने दिया जाए, जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे दीजिए ताकि उनको शोर मचाने का मौका ही ना मिले। और जो लोगों के मुद्दे हैं, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। मेरे राज्य में हमारी राजधानी हमसे छीनी जा रही है, हमारा पानी हमसे छीना जा रहा है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं, किसान धरने पे बैठा है, नौजवान बैठा है, मैं कहाँ पे उठाऊं ये मुद्दे। सो लोगों का पैसे बर्बाद हो रहे हैं और जिस करके हमको चुन के यहाँ भेजा है, जितना ये हाउस कम चल रहा है उतना ही मैं समझती हूँ कि इस नए पार्लियामेंट का नुकसान हो रहा है। हम लोग का 8 विधायक को परमिशन मिला है अंदर जाने के लिए, तो हमारे बॉर्डर एरिया का जो विधायक है वो जाएंगे एलओपी के साथ, हम लोग बाहर रहेंगे। हम लोग को चिंता है हमारे हिंदू भाइयों और बहनों जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और स्पेशली कल चिन्मय दास प्रभु जी को जो अरेस्ट करके रखा गया है, उनका निःशर्त मुक्ति चाहिए। इसी दाबी से हम लोग जा रहे हैं और हिंदुओं को बचाना है। इस तरह का हिंदुओं, वहाँ का बांग्लादेश का संख्या लोगों के ऊपर ये अत्याचार हम लोग नहीं मानेंगे। अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बंगाल चुप नहीं बैठेगा, बंगाल के हिंदू चुप नहीं बैठेगा। झूठ बोलना एक बड़ी फाइन आर्ट है, एक बड़ी कला है, लेकिन झूठ तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। बड़ी चतुराई से उन्होंने बोला एफसीपीए में नाम नहीं है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि एफसीपीए तो उन्हीं का उल्लंघन करता है, बोल सकता है जो अमेरिकी नागरिक होते हैं। ये लोग अमेरिकी नागरिक नहीं है, लेकिन इनकी जो पार्टनर कंपनी है अजोर पावर का नाम है, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस इनके खिलाफ हुई है। पैरा 47 में ये कहा गया है कि गौतम अडानी और सागर अडानी घूस देने का पूरी योजना बना रहे थे, उन्होंने घूस दी, घूस का वादा किया। पैरा 49 बात करता है कि किन किन राज्य सरकारों को उन्होंने प्रभावित किया। पैरा 70 बात करता है कि एसईसीआई को विनीत जैन और सागर अडानी ने किस तरह से प्रभावित किया 2.3 गीगावाट परचेजिंग पावर अग्रीमेंट्स को लेकर। एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम है। तो दिक्कत की बात यह है कि एक पीएसयू का नाम है, तमाम इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उन्होंने नाम लेकर गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ दिए। एफसीपीए में तो नहीं होगा ना नाम, क्योंकि एफसीपीए तो अमेरिका के नागरिक के खिलाफ ही हो सकता है, तो आप अमेरिका के नागरिक तो है नहीं। ऐसे कह दिया इनकम टैक्स हम कर दें, जर्मन के खिलाफ नहीं कर सकते, हम भारतीयों के खिलाफ ही कर सकते हैं। तो गौतम अडानी और उनका तंत्र झूठ भी बड़ी बेवकूफी से बोल रहे हैं। मैम, एक और इशू है, इस्कॉन के जो प्रीस्ट थे उनको अरेस्ट किया गया, और हम उस इशू को देखकर बहुत चिंतित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का प्रोसिक्यूशन हो रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि वो तुरंत प्रभावी कदम उठाए, बांग्लादेश सरकार से बात करे, हमारे लोगों की, हमारे प्रीस्ट्स की, वहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। अडानी इशू पे ही आपका क्या डिमांड रहेगा? हमारी 4 डिमांड है। पहली डिमांड है कि इतने संगीन आरोपों से घिरे गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सेबी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। सदन में इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, और भाजपा को एक टेंटेड व्यक्ति का बचाव से बचना चाहिए। असलियत यह है कि गौतम अडानी के खिलाफ कीनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, तमाम देशों में तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, और हमारे देश में इस पर सुई टपक सन्नाटा है। बात कर लेते हैं मैम संभल की। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने एक कहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्वॉल्व हुए हैं, उनके जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उनसे ही वसूला जाएगा, जो स्टोन कलेक्टर्स रहे, और उनके नाम भी डिस्प्ले, पब्लिक डिस्प्ले में रखे जाएंगे। इस कदम जो ये डिसीजन लिया, मैं यूपी सरकार से सबसे पहले तो पूछना ये चाहती हूं कि हालात यहां पर आए कैसे। आप पूरा देश खोद देंगे तो खोदिए फिर पूरा देश। असलियत यह है कि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप चप्पलों में एनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपकी पुलिस कहीं पर भी व्यवस्था नहीं देख सकती है, कहीं पर शांति बहाली नहीं कर सकती है। आप बिना बताए वहां पर गए, एक व्यक्ति ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, उसी दिन ऑर्डर आया, दूसरी पार्टी की सुनी भी नहीं गई, समीक्षा कराए, सर्वे कराए, उसके बाद जब लोग एकत्रित हुए, इसमें किसका बुरा हो रहा है? इन दंगों में कौन मर रहा है? इन दंगों में आम जनता, बिल्कुल जो निर्दोष बच्चे हैं वो मर रहे हैं। नेताओं के बच्चे नहीं मर रहे। नेताओं के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़कर मौज काट रहे हैं।
असलियत यह है कि मीडिया भी इस पर पक्षीय वार्ता कर रहा है। मीडिया को निष्पक्ष चर्चा करनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आप और ये बात आरएसएस के प्रमुख ने भी कही है, हर मस्जिद के नीचे अब आप मंदिर खोजने लगे तो सारा देश ही खुद जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि संभल जैसी कोई वारदात हो गई या बहराइच जैसी वारदात हुई, इसमें जान तो आम जनता की जा रही है। शांति बहाल के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे उज्ज्वल मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना। और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए, जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राजधर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राजधर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा, जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सीसीटीवी वीडियो अगर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट खुलने के बाद तमाम वो वीडियो, तमाम वो ऐसी हो सकता है वो निकलें जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आए। नहीं, आखिरकार सर्वे कराते समय वो कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो नारे लगा रहे थे? नारे लगा करके कौन सा सर्वे होने जा रहा था? क्या सरकार ने, प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की? क्या उन लोगों पर जुर्माना सरकार लगाएगी? क्या जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगी हैं उन पे भी वही गंभीर धाराएं लगेंगी? आप सांसद पे, विधायक पर मुकदमा दर्ज इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि वो आवाज ना उठाएं। और जितने लोगों की भी जान गई है सब पुलिस की गोली से जान गई है। कौन नहीं जानता इस सरकार में पोस्टमार्टम के समय क्या नहीं हो जाता है। यहाँ पर यह भी है कि पोस्टमार्टम में दबाव बना करके डॉक्टर्स पर रिपोर्ट बदलवाई जाती हैं, तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है। और फिर ये जो लोग अधिकारीगण हैं, इनका जरा बैकग्राउंड देखिए, आप कौन लोग हैं अधिकारी। आप इनका बैकग्राउंड जब देखेंगे तो आप पता करेंगे कि ये पूरा कठपुतली बनकर के सरकार का काम कर रहे हैं। वो न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं वहां पर। महाकुंभ 2025
की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहां पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहा था, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि बरसात एक महीने आगे तक चलने के नाते हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग एक महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी एक महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहां पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृष्टि से जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैं आप सबके प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से सकारात्मक योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कुंभ भर में प्रयागराज की छवि को आप लोग देश और दुनिया के रूप में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत करके देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज आमंत्रित करने के लिए सरकार के अभियान में भी और यहाँ की पॉजिटिव स्टोरी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने में अपना सार्थक योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। ये सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस बात की और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों का जो बिहार में है, जो झारखंड में है, मैं सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा किया जहां उनकी चाहत थी
कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में हों। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त भी हम लोग को ये सफलता हासिल नहीं हुई थी। शिकारीपाड़ा की एक सीट पर उस वक्त हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से, लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। बिहार में जहां 5 सांसद हैं, तो वहीं नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, अब 1 विधायक हम लोगों का झारखंड में भी है। तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है जिसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के विस्तार को देखा था। उसी विनिंग टीम को प्रभार, जिस टीम के साथ झारखंड में इन लोगों ने कार्य किया था और जिस सुनियोजित तरीके से, जितनी मेहनत के साथ उस टीम ने सफलता हासिल की, केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये सोच थी कि उसी टीम को ये जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी दी जानी चाहिए है और ऐसे में उसी सोच के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं मानता हूं 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी अगर मौका मिला तो हम लोग अपना यही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेंगे। बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी। उससे पहले मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर सकता हूं, पर हाँ, जितनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का है।